देखो कौन वाला भाग पढ़ना, प्रकाश के अपवर्तन पाठ के ना। हाँ तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि प्रकाश के बारे में याद है सब कोई के? तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम अपनी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अच्छा पहला यूनिट कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, ठीक ना। तो प्रकाश के अपवर्तन करने का मतलब देखो, प्रकाश के ने एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो दिशा में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि यहाँ पर है ना, एक बॉक्स है जिसमें कांच रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिक्का, ठीक ना। यहाँ पर जब देखता है कोई दर्शक, ठीक ना, तो उसे सिक्का दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसे पानी से भर दिया जाता है तो सिक्का क्या दिखाई देता है? दूसरी जगह पर से वहीं पर आंख रहता है और वहीं पर से वस्तु को देखा जाता है तो दिखाई देने लगता है। अर्थात इसमें किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। पानी में सिक्का का ऊपर उठा दिखाई देना, इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अच्छा जानकारी के लिए भी रखिए, प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। अर्थात सबसे ज्यादा चाल किसमें होता है? तो निर्वात में। कौन से में? निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? तो जहाँ पर वायुमंडल भी उपस्थित न हो, अर्थात कुछ भी नहीं हो, ठीक ना, खाली हो, वैक्यूम, उसको क्या कहते हैं? निर्वात, है ना। वायुमंडल में धीरे धीरे जब वो स्थान पर जाते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। ठीक है, पांचों वायुमंडल के बाद वाले भाग में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10 के पावर 8 मीटर, 3 × 10 के पावर 8 तब मीटर प्रति सेकेंड, है ना। जबकि इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर से 3 पावर कम जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 × 10 के पावर 5, क्योंकि 1 किलोमीटर में, है ना, 1000 मीटर होता है। जबकि जल में इसका प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 2,25,000, है ना। और उसको 2,25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि शीशा में इसका चाल कितना होता है? तो 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। और इसके बाद कहता है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम, है ना। पहला नियम कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों कितना समतल पर होते हैं? एक ही समतल पर, है ना। कौन कौन? ठीक ना, तो पहला आपतित किरण और अपवर्तित किरण और क्या? अभिलंब, तीनों कौन सा बिंदु पर होते हैं? एक ही बिंदु पर होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा कि दो माध्यमों के प्रकाश के विशेष वर्ण के आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण यहाँ पर नहीं बोलेंगे, परावर्तन के नियम में। यहाँ पर अपवर्तन है, अपवर्तन के नियम, है ना। तो अपवर्तन कोण की जया हमेशा एक कच होता है, नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। इसके अनुसार से sin I बटे sin R होता है ना, जिसे क्या कहते हैं? नियतांक। इसे म्यू बराबर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? म्यू बराबर sin I बटे sin R, ठीक ना। और इसके बाद वाला भाग यहाँ पर चित्र से देखा जाए, है ना, तो यहाँ पर जो सबसे किरण आ रही है तो उसे क्या चीज कहेंगे? आपतित किरण। जो किरणें आ रही है उसे क्या चीज कहेंगे? आपतित किरण। और जो किरणें मुड़ करके चले जा रहे हैं तो उसे क्या चीज कहेंगे? परावर्तित किरण। और जो किरणें सीधे ना, हाँ, अपवर्तित किरण, ठीक ना। आ रही है सो आपतित किरण और चल जा रही है पार से क्या रहा? अपवर्तित किरण। इसके बीच जो डाला हुआ है रेखाखंड उसको क्या कहेंगे? अभिलंब, ठीक ना। अच्छा, आपतित किरण और यहाँ पर अक्ष के समानांतर बनने वाला कोण का कहते हैं? अभिलंब से इसे कह देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, जिसको इसका ही कहेंगे, ठीक ना। कि आपतित किरण कौन सा हो गया? जो प्रकाश आ रही है, ठीक ना, और इसके बीच डाला गया है लंब, जिसको क्या कहेंगे? अभिलंब। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और यहाँ पर है अभिलंब और इसके बाद जो गुजर गया किरण हो जाएगा अपवर्तित किरण, इसके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण, ठीक है ना। जिसे हम लोग R से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? R से। यहाँ पर वही परिभाषा की आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाले प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और अभिलंब, तो आपतित किरण पर जो खींचा जाता है लंब, वहाँ पर क्या कहते हैं? अभिलंब। अपवर्तित किरण जो माध्यम से मुड़ करके चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। और आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो लंब और आपतित किरण के बीच में, है ना, ये किरण आपतित है और ये अपवर्तित है। कौन सी किरण है? अपवर्तित। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतित कोण कह देंगे यहाँ पर, ठीक है, आपतन कोण भी कह सकते हैं,
ठीक है। और जो बाद वाला कोण बनेगा उसे कैसे कहेंगे, अपवर्तन कोण। जैसे आर से दर्शाते हैं और आपतन कोण को कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। जबकि आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह हमेशा कैसे होता है, नेतांक होता है। इसे वो कैसे कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि क्या होगा जब, है ना, यहाँ पर है कची प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरण, और एक मुड़ जा रही है अपवर्तित किरण, ठीक ना। तो यहाँ पर जब क्या होगा कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से और विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो इसको इस प्रकार से याद है कि सघन से विरल में जाएगा तो दूर हट जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, दूर हट जाएगा, विलंब से कहाँ चल जाएगा, दूर, है ना। जैसा कि देखा जाए हम लोग इस प्रकार से कहेंगे, आपतित किरण, ठीक ना, अपवर्तित किरण विरल माध्यम में जा रहा है, इधर का है सघन, इधर है विरल, तब विलंब से दूर हट जाएगा, विलंब से क्या होगा, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तब विलंब से कैसे हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा, है ना, विलंब कर कैसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आय कहता है एक भाग में कि आप पार्श्विक विस्थापन, कौन सा चीज, पार्श्विक विस्थापन, ठीक ना। तो कांच के सिले से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबा जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जैसे कि इसको हम इस पार्क से समझ सकते हैं, ठीक ना, कि कांच के सिले, ये वाला भाग का ABCD कांच के सिले है ना, कांच के सिले से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें गुजर रही है, प्रकाश की किरणें गुजर रही है, ठीक ना, प्रकाश की किरणें गुजर रही है। तो यहाँ पर जो बीच की दूरी है उसे क्या कहेंगे, इसके बीच की जो दूरी है ये वाला भाग, ठीक ना, यहाँ पर ये वाला भाग जो है इसे क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, है ना। यहाँ पर कैसे कहते हैं, कांच के सिले से जब प्रकाश गुजरते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण इसके बीच जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। उसके बाद वाला भाग आता है अपवर्तनांक, क्या चाहता है ना। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं। शून्य में प्रकाश के चाल, शून्य यानी कि निर्वात, शून्य में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है कि शून्य में प्रकाश के चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश के चाल, ठीक ना, यानी कि C/CM। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कांच का अपवर्तनांक बताइए, कांच का बताना है, कांच का, ठीक ना। तो कांच का अपवर्तनांक तो पहले शून्य में प्रकाश के चाल, तो शून्य प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश के चाल, तो कांच के प्रकाश के चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, दोनों का मात्रक एक है तो किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड खत्म। उसके बाद फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, बच जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, कौन सा अपवर्तनांक, तो जब दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अनुपात में निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। अर्थात दो का अपवर्तनांक दिया रहे, ठीक ना, और उसको जब अनुपात में निकालेंगे तो इसे आता है क्या हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ पर से कुछ का अपवर्तनांक ध्यान में रखेंगे, काय की परीक्षा में आता है, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर, ठीक ना, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.0003, और पानी का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, एल्कोहल का 1.36 और तारपीन का 1.47, है ना। और कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र का जो होता है CH2। उसके बाद के भाग में है कि बेंजीन का तो 1.50, अब पिघला क्वार्टर्ज, है ना, 1.46, जबकि बर्फ का 1 देखो पानी का 1.33 और बर्फ का 1.31, ठीक ना। और क्राउन कांच का 1.48 से लेकर के 1.6। इसमें से सबसे अधिकतम बार पूछने वाला चीज है तो है हीरा का अपवर्तनांक। सबसे अधिकतम किसका होता है, हीरा का, है ना। सेंधा नमक का 1.54, सेंधा नमक का 1.5, ये अपवर्तनांक। तो सबसे अधिकतम अपवर्तनांक कितना होता है ना। तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कठोर होगा, हार्डनेस उसमें थोड़ा सा कच्चा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिकतम किसका अपवर्तनांक है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम अपवर्तनांक हीरा का, यानी सबसे कठोरतम कच्चा होगा हीरा। तो सबसे कठोरतम पदार्थ में आता है हीरा। इसके बाद वाला भाग आता है प्रिज्म, क्या चाहता है, प्रिज्म क्या है, ठीक ना। दो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं ना। किसी कोण पर झुके, ठीक ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे माध्यम को काची कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। घिरे माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक ना। प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। कितने सतह है, 5 सतह। जैसे कि 3 सतह तीनों तरफ से दिखाई देगा और 2 सतह का अगल बगल से, यानी कि कुल सतह कितने, 5 सतह, है ना। 2 सतह
और एक नीचे वाला सतह 3, और एगो इस तरफ वाला सतह 4, एगो इस तरफ वाला सतह 5, यानी कि 5। जो भी भाग नीचे रहेगा वो उसका काची कहलाएगा, आधार कहलाएगा। काची कहलाएगा, आधार, ठीक ना। प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा से बना होता है। आगे कहता है कि प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी काची होता है, अधिक। इसके बाद कहता है कि लेंस, ठीक ना। तो देखो प्रिज्म से क्या होता है, जब प्रकाश को गुजारा जाता है, इसकी घटना को हम लोग आगे वाला पाठ में पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला भाग कहता है क्या चीज, लेंस। लेंस क्या है, ठीक ना। तो लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है। लेंस क्या है, पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है, जो दो नीचे ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। जो दो नीचे, या तो बीच वाला भाग उखड़ा रहेगा, या तो बीच वाला भाग कच्चा रहेगा, धांसा रहेगा, ठीक ना। इसीलिए लेंस के प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के, पहला उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस यानी कि, और दूसरा उत्तल नहीं अवतल, जिसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो, जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल। बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, जिस वाला बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि जिस लेंस का किनारे वाला भाग पतला हो, किनारे वाला भाग, तो बीच वाला मोटा रहेगा, चाहे तो किनारे वाला काची रहेगा, पतला रहेगा, तो काची कहलाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के 3 प्रकार, उत्तल लेंस के कौन कौन, तो पहला है उभयोत्तल। कौन सा लेंस, उभयोत्तल के नाम से पता चलता है कि उभय, उभय कहने का मतलब दोनों भाग उभरा हुआ, दोनों तरफ काची हो, उभरा हुआ, तो इसे काची कहेंगे, उभयोत्तल, है ना। इसी को सामान्य उत्तल कहते हैं। काची कहते हैं, सामान्य उत्तल का रूप होता है तो उभयोत्तल। कैसा होता है ना। जबकि एक है समतलोत्तल। काची है, समतलोत्तल कैसे कहते हैं, तो एक भाग समतल और दूसरा का भाग उत्तल, इसे काची कहते हैं, समतलोत्तल। ठीक आता है फिर अवतलोत्तल, तो एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, ठीक ना। उत्तल लेंस को अभी सारे लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस का बीच वाला भाग धांसा हो अथवा पतला हो, चाहे तो कह सकते हैं कि जिसका लेंस का बीच वाला भाग छोड़ करके किनारे वाला भाग मोटा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। तीनों चित्र में से अवतल लेंस है, लेकिन पहला वाला लेंस है उभयावतल है, मतलब कि दोनों तरफ अवतल है, दोनों तरफ क्या है, अवतल है। अर्थात कहने का मतलब है कि बीच वाला भाग दोनों में से कच्चा रहेगा, पतला। एक है से समतल अवतल है, मतलब कि एक भाग से समतल और दूसरे तरफ से अवतल। और एक है से क्या है, उत्तल अवतल है, एक तरफ से क्या है, मैंने एक साइड से उत्तल और दूसरे का साइड से अवतल। इसमें कौन साइड से अवतल है, तो जिस तरफ से ज्यादा तीर के निशाने बन रही है, ठीक है, इस साइड से कच्चे है, अवतल है, ठीक है। और इसके बाद वाला भाग कहता है कि अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर वही परिभाषा के रूप में है। आगे कहता है कि वक्रता केंद्र इसको ज्ञात करते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो देखा जाए, है ना, तो लेंसों को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जब जितना जगह घेरेगा उसको केंद्र को काची कहेंगे, वक्रता केंद्र। जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, ये काची है, बीच वाला भाग में बनेगा, यहाँ पर कौन सा लेंस बनेगा, है ना। तो ये जो भाग में बन रहा है, यहाँ पर जो भाग में बन रहा है, यहाँ पर बीच वाला भाग, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, उत्तल, ठीक ना। अच्छा, इसका देखा जाए यहाँ पर क्या होता है, इसका केंद्र हो जाएगा इस तरह से, दोनों केंद्र, ठीक है ना। यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर से कच्चा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कौन सा लेंस, समतलोत्तल लेंस। कौन लेंस, समतलोत्तल। इसके बाद जब एक दूसरे को इस प्रकार से कांच को काटा जाता है तो इससे कौन सा लेंस बनता है, तब अवतलोत्तल। उसी प्रकार से उभयोत्तल के लिए कैसे होता है, तो देखो अवतलातल, यहाँ पर इस अवतल के 2 भाग, तो दोनों भाग को काची कहता है, सटाया जाता है। तो यहाँ पर से जो भाग इस तरह से बनता है ना, तो इससे कौन सा लेंस बनता है, उभयावतल, यानी कि दोनों तरफ से कच रहेगा अवतल, दोनों तरफ से कच रहेगा अवतल, तो इसे कौन सा लेंस बनता है, अवतल, ठीक ना। जबकि जब एक वृत्त से केवल, है ना, एक वृत्त से इसको कच किया जाता है, रंगा जाता है, तो यहाँ पर से जो भाग बनता है उसे कच कहते हैं समतल अवतल, क्योंकि एक भाग कच्चे है, समतल, है ना। लेकिन जब इसको फिर कच करते हैं कि एक और बड़ा वाला, है ना, कांच के टुकड़ा से लेकर के यहाँ पर इसे जो भाग से बनता है लेंस, इसे कच कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्तलावतल, क्योंकि एक भाग उठा रहता है और एक भाग धंसा रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष, है ना। तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा से जो अक्ष बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से बनने वाला जो अक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। फिर कहता है कि एक पतले लेंस का प्रकाश केंद्र के बारे में चर्चा करें, क्या के बारे में, है ना, पतले लेंस। तो इसके पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु होकर के जाने वाली किरण से लेंस के अपवर्तन के बाद जो विचलन होता है, यानी कि थोड़ा सा विचलन होता है, सीधे निकल जाता है। कब, जब लेंस बहुत पतला हो, लेंस बहुत पतला हो, ठीक ना। इसे प्रकाश जाती है तो थोड़ा सा मुड़ कर कच होते हैं, निकल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो इसे काची कहते हैं, पतले लेंस द्वारा विचलन, पतले लेंस द्वारा विचलन, ठीक ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं,
उत्तल लेंस को अभिसार लेंस क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो इसके पीछे का कारण है ना कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरण पुंज गुजरने के बाद फोकस दूरी पर अभिसारित होकर गुजरते हैं। कचो के गुजरते हैं अभिसारित, अर्थात एक बिंदु पर मिला देता है। क्या करता है ना, जब इससे प्रकाश गुजारा जाता है जिससे आपको क्या करता है, एक बिंदु पर ला करके मिला देता है, एक बिंदु पर ला करके मिलाता है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिसारण, अभिसारित, ठीक ना। इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, है ना। और उसी के बाद क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अवतल लेंस को अपसार लेंस क्यों कहते हैं, है ना। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजार जाती है, कौन सी लेंस से, अवतल लेंस है ना, तो प्रकाश को क्या करता है, अपसारित कर देता है, अर्थात फैला देता है। प्रकाश को क्या करता है, अपसारित, अर्थात क्या करता है, और इस क्रिया को कहते हैं अपसरण, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक ना। लेंस में मुख्य दो फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो, ठीक ना, F1 और F2, F1 और F2। फोकस दूरी कैसे करते हैं, तो केंद्र से लेकर के फोकस बिंदु तक, केंद्र से लेकर के फोकस बिंदु तक के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे काय से दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं फोकस दूरी को। और वास्तु की दूरी को U से, वास्तु की दूरी को U से, हमेशा एक में होता है, माइनस में होता है। और प्रतिबिंब की दूरी को V से, है ना। इसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब क्या है, पहले पाठ में अध्ययन किए थे। प्रतिबिंब कैसे कहते हैं, है ना, तो कैसे बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन पढ़े थे पिछला पाठ में कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक ना, तो उसे कैसे कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा कुछ अलग रूप रहेगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से, तो लेंस से परावर्तन नहीं होता, लेंस से कैसे होता है, अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उसे कैसे कहते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन परीक्षा में प्रतिबिंब खाली लिख के दे दिया था, कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसे लिखे हैं काची, कोई जरूरी नहीं कि दर्पण वाला, इस प्रकार से ले दें कि किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन, तो दर्पण पहले लिखे तब परावर्तन पहले लिख देंगे, लेंस लिखे तब अपवर्तन, है ना, से टकराने के बाद, है ना, मिलती है या तो मिलते हुए प्रतीत होते, उसे काजी कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। जब वास्तविक रूप से कट जाती है, वास्तविक रूप से मिल जाती है, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन केवल और केवल मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसे होता है, उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर बताया हमारी आंख में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, सीधा या उल्टा, उल्टा होता है। गौर करके देखना है ना के सामने, आप देखो एक शॉट में देखते हैं इसको, कहाँ पर प्रतिबिंब वास्तु रखने पर कहाँ पर बनता है, गजे पर, है ना। वास्तु को कहाँ पर रखे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसको बाद चित्र से सहायता कर लेंगे। पहला है कि जब वास्तु लेंस और फोकस के बीच रखे, F1 के बीच, लेंस और F1 के, तब प्रतिबिंब बनता है वास्तु के पीछे। और कैसा बनता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। और कैसा बनेगा, बड़ा आकार में, बड़ा, ठीक ना। और इसके बाद वाला भाग है कि जब F1 पर रखेंगे तो अनंत पर, कैसा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता, अरे बहुत अनंत वाला कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा। F1 और 2F1 के बीच, F1 और, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 अनंत के बीच, F1 और 2F1 के बीच, तो 2F2 आओ, वास्तविक और उल्टा और बड़ा, ठीक ना। जब 2F1 पर रखते हैं तो 2F2 पर, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। इसी प्रकार से दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखते थे कि बराबर प्रतिबिंब बनता था, दर्पण में कहाँ पर वस्तु रखते थे कि प्रतिबिंब बराबर था, वक्रता केंद्र पर था ना, वस्तु बराबर बनता था। यहाँ पर बस केवल नया नाम है, चित्र देखेंगे तो तुरंत एक्सप्लेन हो जाएगा बढ़िया से कि कहाँ पर कैसे प्रतिबिंब बनता था। 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे तो 2F2 और F2 के बीच, वास्तविक और उल्टा, कैसा, छोटा। जब अनंत पर रखते हैं तो F2 पर, है ना, वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा, ठीक ना। इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक ना, तो देखना पर पता चलता है। जैसे कि पहला है, पहला कहाँ पर है, तो जब वस्तु कहाँ रखा हो, लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच। देखा जाए चित्र में लेंस और फोकस के बीच किधर वस्तु है, तो यह लेंस और ये F1 है ना, इसके बीच वस्तु रखा था, वस्तु यहाँ पर रखा है कि नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर वाला भाग बना। और आभासी लाइन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, डॉट 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 से। तो यहाँ पर देखा जाता है डॉट डॉट से, यानी कहाँ बना है, तो F1 और अनंत के बीच में बना है। अब वस्तु के प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, आभासी यानी कि कैसा होगा, सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा। दूसरा में कि जब वस्तु F1 की, है ना, F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर, तो F1 पर है वस्तु, कहाँ पर है, F1 पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, अनंत पर,
है ना, कहीं पर कट ही नहीं रहा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर कर देंगे। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक ना। लेकिन वास्तविक बनेगा, कैसे बनेगा। तीसरा में है कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो, F1 और 2F1 के, तो यहाँ पर देखा जाता है कहाँ F1 ही है, F2F1 ही है, दोनों के बीच वस्तु रखा है ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो देखो यहाँ पर है ना, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, और मुख्य अक्ष में यहाँ पर कच्चे है F1, ठीक है, और ये कच्चे है 2F1, और इधर विभाग देखते हैं F2 और कच्चे 2F2। तब वस्तु रखा है दोनों के बीच, तब प्रतिबिंब बनेगा ये दोनों के बीच, अनंत 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत, है ना। तब प्रतिबिंब यहाँ पर बनल है F1 और 2F1, तो 2F2 और अनंत के बीच, वास्तविक और बड़ा। फिर 2F1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो 2F1 पर रखेंगे ना तो 2F2 पर बन जाएगा। 2F1 पड़ता है 2F2, है ना। 4 भाग में बांट देंगे, देखो 4 भाग कैसे बटल है, F1 F2 2F1 2F2, है ना। यहाँ पर 2F1 पर रखेंगे तो कहाँ जाएगा, 2F2 पर, और बात तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो और आगे जाएगा, अगर F1 पर रख देंगे तो अनंत पर चल जाएगा, है ना। इस प्रकार से इधर आते जाएंगे तब प्रतिबिंब का आगे स्थिति इधर आते चलेगा। जब बात 2F1 और अनंत के बीच हो, कहाँ पर हो, 2F1, है ना, तो देखा जाता है चित्र में यहाँ पर 2F1 है और अनंत होगा सबसे लास्ट वाला भाग, दोनों के बीच प्रतिबिंब है, तो और प्रतिबिंब इधर आएगा, यानी कहाँ आ जाएगा, तो 2F1 है ना, और 2F1 और अनंत 2F2 के बीच में आ जाएगा, 2F1 और कहाँ पर F2 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, ठीक है, तो यहाँ पर अनंत पर बहुत दूर वस्तु है स्थित, ठीक ना, और यहाँ पर तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर, अनंत पर आता था कहाँ बनता है, 2F2, है ना। और इसके बाद आता है अवतल लेंस में, ठीक ना, 2F2 से दर्शा रहे हैं, F2 से दर्शा देता है कोई, ठीक ना, 2F1 2F2 यहाँ पर दर्शाए हैं, यहाँ पर कैसे दर्शाया है F1, तो यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F1 2F2, ठीक ना। इसको कोई छोटा F बड़ा F, है ना, इस छोटका F1 बड़ा F1, ऐसे तरह से दर्शा, लेकिन इस स्थिति को पहचाना। कहता है अवतल लेंस में प्रतिबिंब, कौन लेंस में, अवतल लेंस में बहुत कम प्रतिबिंब बनता है, जबकि दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कम प्रतिबिंब बनता था, दर्पण में उत्तल दर्पण में कम, है ना, और अवतल में ज्यादा, लेकिन लेंस में उत्तल लेंस में ज्यादा, अवतल लेंस में कम, है ना। तो अवतल लेंस में यहाँ पर कितना प्रतिबिंब है, 2 प्रतिबिंब है। पहला कि अनंत तथा लेंस के बीच रखेंगे तो लेंस और F2 के बीच बनेगा आभासी और सीधा और कैसा, छोटा, और अनंत पर रहेंगे तो F2 पर आभासी, सीधा और बहुत छोटा, ठीक है ना। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है ना, तो वस्तु को रखा गया है कहाँ पर, तो लेंस है ना और अनंत के बीच, ठीक है, लेंस और F2 के बीच रखा गया है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और फिर अनंत के बीच, जो कि वास्तविक और सीधा, यहाँ पर डॉट लाइन से नहीं दर्शाएगा, जिसकी वजह से अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधा। इसके बाद कहता है कि लेंस के चिन्ह पर पार्टी, लेंस के चिन्ह पर पार्टी, ठीक ना। तो लेंस के लिए क्या होता है, तो देखो उत्तल लेंस के, है ना, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार उत्तल लेंस के क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक, उत्तल लेंस के क्या होते हैं, धनात्मक, जबकि अवतल लेंस के ऋणात्मक, ठीक ना। इसके बाद कहता है आवर्धन क्षमता, क्या कहता है, ठीक ना। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। इसे कुछ से दर्शाते हैं, छोटका m से, इसलिए छोटका m बराबर सूत्र का होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अथवा h डैश बटे h डैश बटे, ठीक ना। आगे बात करता है लेंस की क्षमता, कहाँ पर, लेंस की क्षमता पर ना, लेंस को क्षमता है ना, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर, ठीक ना। इसका देखो लेंस की क्षमता कैसे कहते हैं, तब फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, है ना। फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं, इसे कैसे दर्शाते हैं, P से, P बराबर सूत्र होता है कि 1/f, जो कि 1 मीटर में दिया रहता है, एक काज में दिया रहता है मीटर में, है ना। इसे सेंटीमीटर में जगह पर 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है, इसको ही बनाएंगे। और इसके बाद है काची कि लेंस सूत्र सिद्ध करें, ठीक है, लेंस सूत्र सिद्ध करें, ठीक है। तो लेंस सूत्र में सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, अनंत और 2F1 के बीच, है ना। इसका प्रतिबिंब बनाते हैं और इसके बाद इसको हम बोर्ड पर बता देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें से कुछ नहीं है, तो ऐसा ही मात्रा एक ही को ना कोई होता